अब इसमें ने जितना अपने सिलेबस में ने वो चीजों में से जहां जहां से एमसीक्यू थियरी के आ सकते हैं ना, वो सब इसमें लिखा है। तो मैं जैसे जैसे आपको बोलता जाऊं, जितना डार्क किया हुआ है ना वो सब तुम्हारा अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसा समझ के चलो। वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब देखें इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले किसने दी? क्रॉक्सटन एंड काउडन। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या? सिंगुलर सेंस का मतलब, स्टैटिस्टिक का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी सिर्फ एक चीज में उसको बयान करना हो स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक के अंदर आने वाली सारी मेथड, बराबर। लेकिन इसमें इन्होंने कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दिया? इसको साइंस बोला। पहले तो कलेक्शन, यानी डेटा कलेक्ट करो बाजार में से। दूसरा, उसको प्रेजेंट करो, यानी किसी के सामने प्रस्तुत करना, किसी के सामने इसको पेश करना। और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस मतलब उसको समझना, और इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी गहराइयों को समझना। ये सब किसके बारे में? सिर्फ एक वर्ड में अगर बताना हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा, यानी जिसको नंबर में लिख सकते हो ने, वही। यानी आंकड़ा की है माहिती ने पहले तो कलेक्ट करिए, પછી એને પ્રેઝન્ટ કરીએ, પછી એને એનાલિસિસ કરીએ, તો એને શું કહેવાય? એ સાયન્સને આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહીએ। अब देखो, इसमें चार स्टेजेस हुए। पहले क्या बोला? चार स्टेजेस में पहला कलेक्शन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एनालिसिस और चौथा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक खाली स्टेज इसके अंदर अगर हम ऐड करें, ऑर्गेनाइजेशन। चार से पांचवा कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी उस डेटा को बराबर से ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अब तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स दो अलग अलग कैटेगरी में आता है। पहला डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब सिर्फ डिस्क्राइब करना, यानी वर्णन करવું, किसी चीज को बयान करना किसी के सामने, तो इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, जिसमें कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब एनी लाक्षणिकताओं बतावी of a set of data in order to describe the various features of that set of data। उस डेटा के सेट को बराबर से बताने के लिए। जबकि इन्फरेंशियल, इन्फरेंशियल यानी धारणा बनावी, एजम्पशन करવું, बराबर। इन्फरेंशियल का मतलब लिखा है यहाँ पे सिर्फ एस्टिमेट बनाना। तो दो चीजें हुई। डिस्क्रिप्टिव यानी जैसा है वैसा किसी को बता दो, खत्म। मैंने जो देखा वो मैंने तुम्हारे सामने बयान किया, वो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इन्फरेंशियल का मतलब मैंने जो देखा ने उसमें से मैंने कुछ जज किया, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ समझा, और मेरे हिसाब से उसके अंदर मेरे भी मसाले डाले, तब जाके एक नई डिश तैयार हुई, वो हो गया इन्फरेंशियल। कि इस डेटा को यूज करके फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, ये आएगा इसमें, राइट। अब डेटा के टाइप्स कौन कौन से? तो एक तो आता है तुम्हारा क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा यानी क्वालिटी देखेंगे इसमें, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंटेलिजेंस, ऑक्यूपेशन, सेक्स, लिटरेसी एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को अपने दूसरे नाम से बोलना है तो इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब लक्षण, कौन कैसा है वो बताना हो तो ये क्वालिटी, बराबर ने। लेकिन क्वांटिटी का मतलब जिसको अपने क्वांटिटी में रख सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ 12, 15, 20, 25, ऐसा कुछ अलग अलग बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए? क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें एज आएगी। किसी की उम्र पूछेंगे तो ऐसा बोलेगे बहुत अच्छी है, ये नहीं बोल सकता। ये क्या बोलेगा? उम्र पूछेंगे तो सीधा सीधा उम्र बताएगा वो। इसी तरह से वेट, वाह बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। पर पूछेंगे ना अपने कितना है भाई, बोल तो सही। तो ये वेट। फिर प्राइस भी ऐसे ही। तो जिसके अंदर नंबर होते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। जहां नंबर है वहां क्या बोलेंगे? उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे। अब क्वांटिटेटिव डेटा को अपने क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो बदलता रहता है, जो बदला करे वो वेरिएबल। अब इसमें देखो, तुम्हारे पास दो तरह के वेरिएबल्स है, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिस्क्रीट। जिसमें एक रेंज के अंदर तुमको पता है कि किसी की एज कितनी होगी, तो 0 से 100 के बीच में होगी। तुम्हारे पास एक रेंज है, एक दायरा है, उस दायरे से बाहर तुम नहीं जाते, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको अपने
कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलेंगे। देखिए इसमें क्या क्या आता है। अगर हम बात करें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 3 साल से लेके 17-18 साल की उम्र तक होंगे। तो ये तुम्हारे पास एक रेंज है, जो रेंज के अंदर पूरा बंध जाता हो, जिसकी लिमिट, जिसकी बाउंड्री हमको पता हो, तो इसको कंटिन्यूअस डेटा बोलेंगे। तो यहाँ पूछा गया कि किस किस को अपने बोल सकते हैं। तो पहले तो एज ऑफ द स्टूडेंट्स कोई स्कूल के अंदर, उसको अपने क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलेंगे। और इसी तरह से हम कोई भी जो चीज को रेंज में रख सकते हैं वो तुम्हारे लिए कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जिसको अपने नहीं बोल सकते, रेंज नहीं हो सकती, जैसे रास्ते पे होने वाले एक्सीडेंट, तो रेंज नहीं हो सकती। कुछ हाईवे पे ज्यादा होते, कुछ हाईवे पे कम होते, बराबर। इसी तरह से किसी घर के अंदर कितने बच्चे हैं, वो कुछ घर के अंदर नहीं भी हो, कुछ घर के अंदर कम हो, तो कुछ घर के अंदर ज्यादा भी हो। फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली, ये भी कम ज्यादा हो सकते, उसको बांध नहीं सकते तुम एक रेंज में कि इतने ही होंगे, बराबर। तो यहाँ पे इसी तरह से सिटी की पॉपुलेशन है। और टाइपिंग मिस्टेक, एक पेज में कितनी बार तुम्हारी गलतियां हुई टाइप करने के टाइम पे, ये सब तुम्हारा कौन सा वेरिएबल हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट। तो कंटिन्यूअस में क्या रेंज में बांध सकते हो, डिस्क्रीट में रेंज में नहीं बांध सकते। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चार अलग अलग चीजें, चार अलग अलग चीजें। पहले एरे लिखा हुआ है। एरे का मतलब क्या, देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर है ये। A better presentation of the above row data would be to arrange them in a ascending or descending order. Arraying का मतलब या तो चढ़ता क्रमમાં ગોઠવી, ascending એટલે ચડતા क्रमમાં, और descending यानी उतरता क्रमમાં, यानी जिसको अपने अप एंड डाउन कर सकते, जिसको धीमे धीमे बढ़ा सकते या कम कर सकते, तो इसको एरे बोलेंगे अपने। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, तो डिस्क्रीट का मतलब अनग्रुप, जिसका ग्रुप नहीं बना सकते तुम। और याद रखो, ये ग्रुप बिना की डेटा को तुमको अगर फ्रीक्वेंसी में डिफाइन करना हो, तो अपने टेली बार करते थे। वो 4 लाइन खड़ी और 5वीं आ रही लाइन, राइट, उसको टेली बार बोलते थे अपने। तो ये जो टेली बार्स करते हैं वो डिस्क्रीट में आता है। लेकिन ग्रुप के अंदर क्लासेस होते हैं। ग्रुप के अंदर क्या होता है, क्लासेस होते हैं। अगर हमको पहले से पता है कि इतनी रेंज में डेटा आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप में डाल देंगे, अलग अलग ग्रुप में। अब अलग अलग ग्रुप में कैसे डाला जाता है, तो रेंज कितनी है वो देखो, कितनी तरह का डेटा है वो देखो। मेरे पास 0 से 100 तक नंबर है, लेकिन अगर नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से करूंगा। लेकिन अगर नंबर कम है, तो मैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 ऐसा भी कर सकता हूँ, बराबर है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, अगर 5 5 की गैप ली, इसको क्लास विथ बोला जाता है, यानी वर्ग लंबाई। क्लास विथ का मतलब क्या, क्लास इंटरवल, या तो क्लास विथ का मतलब क्या होता है, वर्ग लंबाई, राइट। ये याद रहेगा। और इसके बाद में इसको भी दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, अगर मैं 0 से 10 लिखता हूं ने, तो या तो 0 नहीं गिनूंगा या तो 10 नहीं गिनूंगा, कोई दो में से एक, पहला या तो छेला नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर मैं 0 से 9 लिखता हूँ, फिर 10 से 19 लिखता हूँ, तो इसमें मैं 0 भी गिनूंगा और 9 भी गिनूंगा, इसको इंक्लूसिव बोलेंगे। इंक्लूसिव का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करना, यानी અધ સીમા બિંદુ અને ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ બંનેને આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ, બંનેને સાથે લઈએ, તેને આપણે ઇન્ક્લુઝિવ ક્લાસ કહીએ। અને એક્સક્લુઝિવ ક્લાસ ક્યારે કહેવાય, કે જ્યારે બેમાંથી કોઈ એકને આપણે ઓમિટ કરીએ, બરાબર। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे देखो लिखा है, इसी के अंदर मैंने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझाया, डिस्क्रीट में नहीं आता वो। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एमसीक्यू हो सकता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, नीचे एक एग्जांपल भी दिया है, देखो 18 लिखा है यहाँ पे। पहले में फ्रीक्वेंसी कितनी, 18। अब 18 को मैं 100 से डिवाइड करूं, 18 को मैं 100 से डिवाइड करूं तो 0.18 आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ दूसरे 18 को 100 से डिवाइड करूं तो 0.18 आएगा। याद रखो, क्लास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसका सबका टोटल कितना आएगा, हमेशा 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर लेस देन और मोर देन। लेस देन में क्या करेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति उसके अंदर अपने ढूंढते। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या,
उसके अंदर अपने संचयी या आवृत्ति ढूंढते हैं। एडिंग सक्सेसिव क्लास फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर अगर करे तो मोर देन, लेकिन ऊपर से नीचे आए तो उसको क्या बोलेंगे, लेस देन बोलेंगे। देखो यहाँ लिखा है बॉटम टू टॉप तो मोर देन, और टॉप टू बॉटम आएगा तो लेस देन, सिंपल। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टोटल ये 52 पेजेस का था। कितना? 52 पेजेस का ये पूरा मटेरियल। उसमें से तुम्हारे काम का जितना है ना उतना मैंने 18 पेज के अंदर श्रिंक किया इसको। अभी एक चीज बाकी है, खाली प्रोबेबिलिटी, पूरा स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर आ जाएगा। बराबर। अब देखो इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम कहाँ चलेंगे, इसको बराबर से याद रखना। हिस्टोग्राम कहाँ यूज होते हैं? हिस्टोग्राम वर्टिकली एडजेसेंट यानी बाजू बाजू में बिल्कुल चिपका के ग्राफ को अगर ड्रॉ करें तो इसको हिस्टोग्राम बोलेंगे। दोनों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी हो, हम ऐसा बोले तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली एडजेसेंट यानी बिल्कुल बाजू बाजू में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको रेक्टेंगल की तरह से यानी लंबचौरस की तरह से उसको ड्रॉ किया जाएगा, वो हिस्टोग्राम। अब सवाल ये है कि हिस्टोग्राम किसके लिए यूज हो सकता है, किसके लिए नहीं। ये सबसे सिंपल डायग्राम है। और हिस्टोग्राम तीसरे पॉइंट में पढ़ो, कान बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। जहां पे क्लास तुम्हारे कैसे ओपन एंड, ओपन एंड क्लासेस का मतलब क्या, लेस देन 20 लिखा हो या लास्ट में लिखा हो मोर देन 90, और छेला क्लास तुम्हारा क्लोज ना किया हो, खाली मोर देन या तो पहले क्लास में लेस देन लिख दिया हो, यानी थी ओछा ने थी वधु लखेलू है खाली, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन एंड क्लासेस बोलेंगे। ऐसे ओपन एंड क्लासेस के लिए अपने हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। और याद रखो पूछेंगे 100% के हिस्टोग्राम का पर्पस क्या होता है, मोड। मोड यानी बहुलक एनादि मिले, हिस्टोग्राम से क्या मिलेगा, मोड मिलेगा। राइट। अब हमको अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ढूंढनी हो तो उसकी फॉर्मूला है पूरे क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसकी विथ, विथ यानी वर्ग लंबाई। जैसे फ्रीक्वेंसी 18 हो और वर्ग लंबाई अगर 10 हो तो 18 डिवाइडेड बाय 10 करो तो 1.8, उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी એટલે गीचता कहवाय, आवृत्ति गीचता। राइट। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन। अच्छा एक और चीज इसमें अपने, अच्छा हिस्टोग्राम में अपने क्लास इंटरवल लेते हैं और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन है, उसमें अपने क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं लेते, मिड वैल्यू लेते हैं उसके अंदर। क्लास इंटरवल की जगह मिडल पॉइंट, देखो लिखा है पहले में, मिडल पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल यानी मिड वैल्यू मतलब मध्य कीमत लेवाय। मिडल पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड टू एक्सट्रीम्स आर ज्वाइंट विद बेस। दोनों को इन अपने ज्वाइन कर देते लास्ट में, जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना तो अपने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर देते। पॉइंट अद्धर होता है लेकिन उस पे एक्स एक्सिस के साथ में ज्वाइन कर देंगे, टच कर देंगे उसको। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कब यूज होता है, तो याद रखो पॉजिटिव लास्ट में लिखा है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या तो सिमेट्रिक, यानी अगर आपको स्क्यूनेस विषमता फाइंड आउट करनी हो, विषमता यानी स्क्यूनेस बाउली या तो कार्ल पियर्सन से फाइंड आउट करनी हो तो उस वक्त अपने क्या ढूंढेंगे, उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जरूरत पड़ती है। पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड या तो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक એટલે જેમાં x બાર મીડિયન અને મોડ એટલે મધ્યસ્થ અને બહુલક ત્રણે સેમ હોય ને તેને સિમેટ્રિક કહેવાય। સિમેટ્રિક એટલે વિષમતાનો અભાવ। अब फ्रीक्वेंसी कर्व सेम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्केल से अपने ड्रॉ करते हैं, इसमें फ्री हैंड सीधी लाइन को ज्वाइन करते जाओ इसके अंदर तो भी हो गया तुम्हारा काम। अब ये ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर कोई पूछे कि ओजाइव में क्या इंपॉर्टेंट है तो ओजाइव किसके लिए ड्रॉ किया जाता है पता है, मीडियन ढूंढने के लिए यानी मध्यस्थ। बराबर नहीं, उसको किसके लिए यूज किया जाता है, मीडियन ढूंढने के लिए ओजाइव को यूज करते हो। और इसमें अपने लेस देन या तो मोर देन यूज करेंगे। तो तीन चीजें मैंने समझाई, बराबर ध्यान से एक के बाद एक सीखो। चार चीजें टोटल, इसमें से दो कॉमन है। पहले हिस्टोग्राम में अपने क्या यूज करेंगे, जो तुम्हारा क्लास है ना वो क्लास है डायरेक्ट यूज करेंगे। 0 से 10 तो 0 से शुरू करना है, 10 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है, ऐसे करेंगे। लेकिन
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, ये दोनों के अंदर अपने क्या मिड वैल्यू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मिड वैल्यू। और तीसरा मैंने बोला ओजाइव, उसके अंदर अपने क्या यूज करेंगे, उसके अंदर भी अपने लेस देन मोर देन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लेस देन मोर देन, उसमें भी 0 10 20 ऐसा मिड वैल्यू नहीं आएगी इसमें। और अगर मैं बात करूं तो ओजाइव किस लिए यूज होता है, तो मीडियन यानी मध्यस्थ शोधवा माटे। और दूसरी बात करें किसकी, अपने हिस्टोग्राम, तो वो मोड ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या तो फ्रीक्वेंसी कर्व का इस्तेमाल अपने स्क्यूनेस जानने के लिए करते हैं। जो जरूरी चीज थी वो इतनी इसके अंदर, राइट। अब ये तुम्हारा पहला टॉपिक इसके अंदर, पहला चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स में 3 अलग अलग चैप्टर थे 11th स्टैंडर्ड में, वो खत्म हो गए। जितना सिलेबस की बाउंड्री है ना उसके साथ में मैं जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी समझना सीखने की जरूरत नहीं है। जो अपने सिलेबस की बाउंड्री है ना उसी के ऊपर अपने जा रहे हैं। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी उसके बाद में शुरू होता है। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी, इसको अपने एवरेज बोलेंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू डिटरमाइन वेरियस न्यूमेरिकल मेजर्स। अब एवरेज का मतलब क्या, एवरेज में जो डार्क लिखा है ना उसी को पढ़ो। द एवरेजेस आर द मेजर्स विच कंडेंस, कंडेंस એટલે संकुचित करे, समावेश करे, या तो उसको कोई बड़ी चीज को अपने ने एकदम छोटे से अमाउंट के अंदर बता दे। यानी मैं अगर समझो कि तुमको ऐसा बोलूं कि पूरे वाड़ी विस्तार के जितने भी घर है उन सबकी इनकम, तो सबकी इनकम घर घर जाके पूछने जाएंगे तो दिन के दिन निकल जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि सबके घर की एक एवरेज इनकम में तुमको दे देता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया ना एक अमाउंट तुमको याद रखने का। और एक अमाउंट में तुमको पता चल जाएगा कि ये एरिया में रहने वाले लोग कितना कमाते, अच्छा कमाते कि नहीं कमाते, ये तुमको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, राइट। तो सिंगल एक वैल्यू के अंदर पूरे एरिया को अगर डिफाइन करना हो, और पूरे स्कूल के अगर मार्क्स को डिफाइन करना हो, या तो तुम्हारा परसेंटेज रिजल्ट जो आया वो भी क्या है, एवरेज है ना। जो परसेंटेज निकलते वो तुम्हारा एवरेज है। पर जो परसेंटाइल है वो एवरेज नहीं है। परसेंटाइल किसी के अगर 99 आए तो इसका मतलब क्या, तुमसे 1% लोग आगे है। यानी तुम उन 99% लोगों में से हो जिसके आगे खाली 1% लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दी थी उसमें से। अगर समझो 5 लाख लोगों ने एग्जाम दी हो, तो 5,001 हो गए। समझे, 5,001 हो गए। ये कब पता चले, जब तुम कंप्यूटराइज रिजल्ट बनाओ ना तो पता चले। जब से कंप्यूटर पे रिजल्ट बनने लगा है तब से जिनको ये पता चला है कि परसेंटाइल अपने रिजल्ट में भी रख सकते हैं। नहीं तो तुमको पूरा लिस्ट बनाना पड़े, फिर सबका कैलकुलेशन करना पड़े कि इसके आगे कितने, इसके आगे कितने, ये सब कैलकुलेशन। पर ये कंप्यूटर एक झटके में तुमको पूरा बता देता है कि कितने लोग इसके आगे है। क्योंकि आपके मार्क्स का टोटल देखेंगे और उस टोटल के आगे कितने लोग हैं वो देखा जाएगा बस। अब व्हाट आर द रिक्विजिट फॉर अ गुड एवरेज। इसलिए तुमने रिजल्ट में बहुत डिस्क्रिपेंसी, पहले क्या होता था, परसेंटाइज ज्यादा होते थे, परसेंटेज कम। अभी एक लेवल के बाद में देखो, तुम अगर 80% में हो तो तुम्हारे परसेंटेज परसेंटाइज सेम सेम चलेंगे। 80 85 के बीच में तो दोनों सेम सेम चलेंगे। 70 में भी सेम सेम चलेंगे। लेकिन जैसे 70 से नीचे जाते हैं तो परसेंटाइल पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि पास होने वाले बढ़ते जा रहे हैं ना, इसकी वजह से। एक बात समझ लो कि यहाँ पे ना रिजल्ट को अच्छा मानने वाले दो तरीके से अच्छा मानते हो। पहले तो A1 में ग्रेड ज्यादा लोग आए ना तो अच्छा रिजल्ट है, A1 A2 में ज्यादा लोग आए तो अच्छा रिजल्ट है। लेकिन खाली पास हो जाए तो अच्छा रिजल्ट है, वो दूसरी कैटेगरी में आता है। ज्यादा पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे परसेंटेज लाना इंपॉर्टेंट है। मेरे जो मेरा थर्ड ईयर वाला रिजल्ट लिखा था ना उसमें क्या, पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोग फेल हुए। पर प्रॉब्लम कहाँ है, खाली पास हुए, परसेंटेज नहीं है। यहाँ लड़ाई किसकी है, परसेंटेज की है, जो भी है वो। यानी कॉमर्स के अंदर लोग ऐसा बोलते हैं कि पास होना बहुत आसान है और इसमें परसेंटेज लाने बहुत मुश्किल है। साइंस में अगर मेहनत करोगे तो पास भी हो जाओगे और परसेंटेज भी आ जाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट है तुम्हारे लिए। पर यहाँ प्रॉब्लम है, समझे ना। खाली इतना कंपेयर करना है कि तुम जो भी पढ़ाई करते हो ना उसको तुम्हारी 12th की मेहनत के साथ में कंपेयर करना, फिर अपने मार्क्स को कंपेयर करना कि कितने आए। कोई मुझे कंप्लेन करते हैं कि यार बहुत मेहनत की थी पर इतने परसेंटेज आया, पर मैं खाली सिंपल एक क्वेश्चन में उसको है ना वहीं पे उसकी धज्जियां उड़ा देता हूँ।
कि 12वीं में कितने घंटे बैठता था और अभी कितने बैठा। अब तू 12वीं जैसे परसेंटेज एक्सपेक्ट करे तो कहाँ से आएंगे, क्योंकि तूने लास्ट में 10 दिन 15 दिन पढ़ाई की हो, और तू एक्सपेक्ट करे कि मेरे तो 12वीं से ज्यादा परसेंटेज आया, तो नहीं आएंगे। और एक तो आधी जमात तो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मर जाती है। किस लिए, हम तो इंग्लिश मीडियम के, हमको तो ये सब जल्दी समझ में आ जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस। जितना तुमने 5 मार्क में लिखा है ना, उससे 150% टच, यानी 1.5 गुना तुमको लिखना है 12 मार्क के लिए। तो भी 4 क्वेश्चन 2 घंटे में पूरे नहीं होते, बराबर है, 4 क्वेश्चन 2 घंटे में पूरे नहीं होते। क्योंकि पढ़ाई किसने की है, खाली टॉपिक पढ़ के चले गए और डेट धनाधन चालू। ऊपर का जो पॉइंट है ना, वो पढ़ के चले गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को याद किया। अंदर तो मसाले तो अपने भर देंगे, जैसे वो तो अनपढ़ बैठे वहां चेक करने वाले, वो भी चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि इसने तो क्या क्या लिखा है जो कभी कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं कर रहा है। फिर अपने बोलते हैं परसेंटेज कम आए, मैं तो बोलता हूँ वो भी अच्छे हैं। चले, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी मध्यवर्ती स्थितिमान। उसका मतलब सेंट्रल वैल्यू, कोई एक वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। मतलब तुम्हारे पास जितनी भी अलग अलग डेटा अवेलेबल है, सब में खाली एक नंबर से मैं तुमको बोलूं, मैं तुझे बोले को कि तुम्हारे 65% आएगी, किसी को बोले तुम्हारे 89% आए, तो ये 65 या तो 89 क्या है, तुम्हारा एवरेज है। तो जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में तेरे 65 मार्क्स आए, कुछ सब्जेक्ट में 65 से ज्यादा भी होंगे, तो कुछ सब्जेक्ट में 65 से कम भी होंगे। पर ये सेंट्रल वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है तुम्हारी। ओके, अब देखो यहाँ पे गुड एवरेज, गुड एवरेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिजिडली डिफाइंड, यानी स्ट्रिक्टली डिफाइंड होना चाहिए, यानी परफेक्टली पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मूला यही रहेगी। दूसरी बात, समझने में आसान, कैलकुलेशन में आसान। तीसरी बात, वो सारे ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने वाला होना चाहिए। अब बताओ, मीडियन में तुम क्या करते हो, मध्यस्थ यानी बीच वाला ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। मध्यस्थ में क्या करते हैं, पूरी डेटा में सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन। तो मैंने पूरी डेटा को तो पढ़ा नहीं, जो सेंटर में था वही ले लिया। लेकिन जब मैं मीन फाइंड आउट करता हूं तो मैं सबका टोटल करता हूं, और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करूंगा। यानी બધી જેટલી પણ સંખ્યા આપેલી છે બધાનું ટોટલ કરીશ, અને કેટલી સંખ્યાઓ છે એ સંખ્યાનો આંકડો બી નીચે લખીશ। તો મધ્યસ્થને અંદર બધી સંખ્યા ગણતરીમાં લેવાય, મધ્યકમાં સોરી, અને મધ્યસ્થની અંદર ખાલી વચ્ચેની સંખ્યા જ લેવાય। જ્યારે બહુલક यानी मोड के अंदर अपने क्या करते हैं, जो सबसे मध्यक यानी मीन, मध्यस्थ यानी मीडियन, और मोड यानी तुम्हारा बहुलक। बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है वही देखते हैं ना अपने, तो जो रिपीट ज्यादा होता है वही तुम्हारा क्या मोड है। तो मतलब इसमें भी तुमने सारे ऑब्जर्वेशन नहीं देखे, तो सारे ऑब्जर्वेशन सिर्फ तुम एक में देखते हो, और वो कौन सा है, मीन, बराबर। और आगे तुम इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाओ, ये ऐसा होना चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब, अगर मैंने मीन ढूंढा ने, तो मीन को मैं सीबी में यूज कर सकता हूं। विचरण એ શોધવા માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ ને મીન ને। उसके बाद में फ्लक्चुएशन से इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी सैंपल एक आध दो इधर उधर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक आध दो इधर उधर हो गया तो सब नहीं। और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम का मतलब मीन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। सोच कि तेरे एक सब्जेक्ट में 0 मार्क्स है, दूसरे में 100 में से 100 है, तो भी तेरा परसेंटेज कितने 50 आएंगे ना, बराबर। पर यहाँ देखो, एक में तो 100 है और एक में तो 0 है, फिर भी तुम क्या बोले 50 है, क्या बोलोगे तुम, 50 है। ये तो 50 है ने, वो दोनों से अफेक्ट हुआ, यानी तुम्हारी एक वैल्यू बहुत अच्छ कम है और एक वैल्यू तुम्हारी बहुत ज्यादा है, तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, बहुत ज्यादा और बहुत कम। अब यहां से ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग दूसरे शुरू होते हैं। जो मैथमेटिकल एवरेजेस है, उसमें पहला एरिथमेटिक मीन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल फॉर्मूला, अगर किसी को अगर इसकी पता हो तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी मतलब सबका टोटल कर दो, जितने ऑब्जर्वेशन दिए सबका टोटल कर दो,
और इसको अपने डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में, तो ये तुमको मिलेगा एक्स बार। क्या मिलेगा तुम्हारा एक्स बार। अब मेरिट और डीमेरिट में सबसे पहले कॉमनली इसकी बात करें तो ये रिजिडली डिफाइंड है, यानी इसको स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है, परफेक्टली पता है कि तुमको कैसे फाइंड आउट करना है ये। दूसरा, ये कैलकुलेट करना आसान है, समझना आसान है, और ये सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल करते हो, બધા અવલોકનોની સંખ્યાને આપણે આપણે ટોટલ કરીએ છીએ તો આ મળે, એટલા मतलब इसको इन्हें सबको टोटल करके बनाया गया है। फिर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए चलेगा, और इसमें कोई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन नहीं होता, मतलब सैंपल से इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता। सैंपल एक आध आगे पीछे हो गया ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, समझे ना। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन यानी सैंपल में अगर थोड़ा आगे पीछे हो भी गया तो एवरेज आपको ज्यादा अलग नहीं आएगी। अब डीमेरिट क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात तो एक्सट्रीम वैल्यू, कल मैंने शायद आपको समझाया था कि अगर मेरे एक सब्जेक्ट में मार्क्स 0, दूसरे में 100 हो, तो भी मेरा एवरेज तो 50 मार्क का बना ना। पर एक में तो मेरे 0 है खाली, यानी बहुत कम, और एक में मेरे 100 है, यानी बहुत ज्यादा, बराबर नहीं। तो एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं इसको, यानी बहुत कम और बहुत ज्यादा वैल्यू से फर्क पड़ता है। फिर एम, अपने ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं ढूंढ सकते, जैसे बिलो 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से ऊपर, अगर इस तरह से हो तो इसको नहीं ढूंढ सकते। और इसको अपने ज्योग्राफिकली, मतलब किसी डायग्राम में लोकेट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई पूछे कि डायग्राम में लोकेट हो सके वैसी एवरेज कौन कौन सी, तो याद रखो मोड हिस्टोग्राम से फाइंड आउट होता है, એટલે बहुलक्ष्य ये हिस्टोग्राम से फाइंड आउट होगा, और मीडियन जो है वो ओजाइव से फाइंड आउट होगा। ओजाइव यानी लेस देन या तो मोर देन कर्व से फाइंड आउट होगा, लेकिन मीन के लिए कुछ भी नहीं है, मीन के लिए कोई डायग्राम नहीं है, यानी एक्स बार के लिए कोई डायग्राम नहीं है अपने पास। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इससे मेजर नहीं। क्वालिटी किस में आती है, याद रखो क्वालिटी किस में आएगी, सिर्फ एक में, मीडियन में। आपको कोई पूछे कि क्वालिटी मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा, तो सिर्फ मीडियन, दूसरा कोई नहीं, बराबर। और अगर आपको किसी चीज की पॉपुलैरिटी ढूंढनी हो कि कितना पॉपुलर है वो, तो इसके लिए मोड, उसके लिए क्या आएगा, मोड आएगा। अब एरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, इसमें से एक या दो एमसीक्यू आएंगे। सबसे पहली बात तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करोगे हमेशा 0 आएगा, या सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार करोगे वो भी हमेशा 0 आएगा। तो इसको अपने वर्ड्स में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज 0, यानी तफावत કોના અંદરથી, દરેક ઓબ્ઝર્વેશન નો x બાર ની અંદરથી જે તફાવત આવે એનું ટોટલ કરે તો આન્સર શું આવશે, ઓલવેઝ 0 આવશે। अब ये भी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम, सबसे कम क्या आएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सबसे कम आएगा। फिर ए का मतलब या कोई भी ले लो, पूरे डेटा में से किसी को भी ले लो वो आ जाएगा, पर ये हमेशा कम आएगा। फिर एक और बात कि अगर किसी एक चीज को मैं सबसे रिप्लेस कर, इधर बैठ जाने, बैठना हो तो है जगह, समझो किसी एक नंबर से मैं किसी को रिप्लेस करूं, अब अगर मैं सबको, समझो कि मेरे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से अलग अलग डेटा है, लेकिन सबकी जगह मैंने 5 लिख दिया, तो मेरा एक्स बार क्या आएगा, 5। यानी सबको मैं एक नंबर से रिप्लेस करूंगा तो मेरा एक्स बार क्या आएगा, वो नंबर जाएगा। इसलिए यहाँ पे याद रखना है। और ये याद रखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अगर आपको ढूंढना है, यानी टोटल બધા અવલોકનોનો એટલે કુલ અવલોકનોનો સરવાળો, कुल अवलोकन નો સરવાળો अगर फाइंड आउट કરવો હોય तो n into x बार, કઈ રીતે फाइंड आउट થાય, n into x बार, यानी सिग्मा x इज इक्वल टू n into x बार। और ये सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी, ध्यान देना, किसी भी मीन को, मीन के अंदर मैं 5 5 प्लस करूं या सब ऑब्जर्वेशन में 5 प्लस पास करूं, दोनों सेम है। अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन में 5 5 प्लस करता हूं तो मैं मीन में 5 प्लस कर दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा। मतलब मैं अगर सब ऑब्जर्वेशन के अंदर प्लस करता हूं
तो मुझे मीन में भी प्लस करना पड़ेगा, वही वही चीज को मैं अगर सब ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मीन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर ना? ये बात हमेशा याद रहे। अब यहाँ आपको इन अलग अलग फॉर्मूला दी गई है, पर वो जाने दो, लेकिन छठा सीधा आप देखो, उसमें आपको कंबाइन मीन की फॉर्मूला दी है। कंबाइन मीन यानी एक्स बार वन टू या तो एक्स बार सी यानी n1 एक्स बार वन प्लस n2 एक्स बार टू अपॉन n1 प्लस n2, बराबर। और सबसे लास्ट में जो लिखा है वो उसका एक एमसीक्यू आपने देखा था किसके अंदर, वो पेम्फलेट के अंदर में क्या लिखा है, द एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस वन अपॉन टू। n नेचुरल नंबर का एरिथमेटिक मीन क्या आएगा, n प्लस वन अपॉन टू। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने क्या बोला था, n स्क्वेयर माइनस वन अपॉन 12, उसको रूट में लिखो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। दो फॉर्मूला याद रखने की, पहली फॉर्मूला कौन सी, एक्स बार। अगर n नेचुरल नंबर 1 से 15, उसका एक्स बार ढूंढना हो तो क्या करेंगे, मैं 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, आंसर आ गया। 1 से 15 है ना, तो 15 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो मेरा आंसर आ गया, यानी 8 आंसर आएगा, बराबर ने। लेकिन अगर मुझे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगा, 15 का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12, जो आंसर आए उसका रूट। वेरिएंस ढूंढना हो तो रूट नहीं करना है, बराबर ने। એટલે પ્રમાણિત વિજિલન્સ શોધવું હોય તો n² - 1 डिवाइडेड बाई 12, बराबर ने, याद रहे। अब वेटेड मीन कब काम लगेगा, वेटेड एरिथमेटिक मीन कब काम लगेगा, देखे। वेटेड का मतलब जिसका इंपॉर्टेंस अलग अलग हो ना वो, जिसका इंपॉर्टेंस अलग अलग हो वो, यानी मैं हर चीज को एक जैसा इंपॉर्टेंस तो नहीं दूंगा, हर चीज को अलग अलग खरीदूंगा मैं। तो जब मैं अलग अलग चीजों को खरीद रहा हूँ और उसको इंपॉर्टेंस भी अलग अलग दे रहा हूँ, जैसे आज मैं दवाई लेने गया तो वो इंपॉर्टेंट है, दवाई लेने लिए बिना मैं घर पे वापस नहीं आ सकता। लेकिन दवाई लेने के टाइम पे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं गन्ने का जूस भी पी के आऊंगा, पर अगर दवाई में पैसे खर्च हो जाए तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि 4 गोलियां कम लेता हूँ गन्ने का जूस पी के जाऊंगा, मेरा इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है, अभी दवाई का ज्यादा है। तो जब इस तरह से किसी चीज को मुझे क्या करना है, अगर मुझे वेट देना पड़े यानी भार देना पड़े, तो उस वक्त मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, वेटेड एरिथमेटिक मीन उसके अंदर फाइंड आउट करूंगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू, राइट। और एरिथमेटिक मीन कब यूज किया जा सकता है, जब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल ना हो, इंपॉर्टेंस इक्वल ना हो, दूसरा फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सब क्लास की, और अगर आपको प्रपोर्शन में चेंज करना हो न्यूमेरिकल वैल्यू में या उसके फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज करना हो तो बार बार चेंज होता रहता हो प्रपोर्शन यानी परसेंटेज में। तो अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, उसमें बहुत बहुत एकदम पर्टिकुलर चीजें याद रखनी है। देखो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या, पहले तो पहली लाइन में लिखा है वो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन है उस सारे ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट का अपने nth रूट निकाले वो, बस खाली इतना फॉर्मूला याद रखनी, फॉर्मूला सॉरी फॉर्मूला कैसे होती है वो याद रखना है, फॉर्मूला पूरी याद नहीं रखनी है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। लॉग देख के ये फाइंड आउट कर दिए, कभी सिलेबस में नहीं होता किसी के भी। अब नोट में देखो, इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, तो याद रखना है कि जीएम हमेशा जीरो होगा। और अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो जीएम कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। इसका मतलब ख्याली ख्याली पुलाव, वो फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का रूट नहीं निकल सकता, किसी भी माइनस का रूट नहीं निकल सकता, इसलिए इमेजिनरी हो जाएगा। अब एप्लीकेशन देखो ये कहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में, फिशर में ऐसा ही करते हैं ना। फिशर का इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढते थे, फिशर नो सूचकांक IP इंटू IL, उसका रूट निकालते थे अपने, बराबर ने। और हमेशा याद रखना है कि जीएम हमेशा एम से कम होता है या तो इक्वल होता है, इसीलिए therefore GM is useful in those cases where smaller observation are to be given importance। छोटी छोटी चीजों को इंपोर्टेंस देने का जब शुरू करें ना तब जीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GM of a data set is usual in estimating the average rate of growth in the initial value of an observation per unit period। यानी ये कहाँ यूज होता है ये याद रखना है बस। यानी
इंक्रीज इन सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, इन सब के लिए जीएम यूज होता है। बराबर नहीं, ये बाकी ऊपर का कोई तीन चीजें याद रखनी है। पहली बात कौन सी, इंडेक्स नंबर में काम लगेगा। दूसरा, जीएम हमेशा एम से कम या तो इक्वल होता है। और तीसरा, वो कहाँ यूज होता है, इंक्रीज इन सेल्स में, प्रॉफिट में, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन और ऐसे ही सब चीजों के अंदर। हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। सिंपल बात करें तो रेसिप्रोकल यानी व्यस्त। रेसिप्रोकल નો मतलब શું થાય, व्यस्त કહેવાય એને। अब इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, तो एम भी क्या, एच एम भी क्या हो जाएगा, डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल, देखो 0/1 = 0, 0/1 लिखूं तो = 0, लेकिन 1/0 तुम कैलकुलेटर में भी करोगे तो ई आ जाएगा, यानी एरर। ये डिफाइंड नहीं है, 1/0 कभी डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा याद रखना है कि हम जीरो का, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन जीरो है ना, तो एच एम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और एच एम कब आएगा, जब मुझे स्पीड ऑफ व्हीकल या तो टाइपिंग ये सब ढूंढना हो, तभी तभी ये काम लगेगा। एवरेज रेट और रेशियो में काम लगेगा। अब लास्ट में नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखो, एम, जीएम और एचएम की रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट। एम सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फिर जीएम आता है, सबसे छोटा एचएम। बराबर, या तो तीनों इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, जब सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगे, तो तीनों इक्वल। 5 5 5 5 5 5 हो तो सब इक्वल। बराबर नहीं। अब यहाँ लिखा गया है कि GM² = AM × HM। ये याद रखना, ये फॉर्मूला को, ये एक एमसीक्यू था। ये जो 550 एमसीक्यू थी उसमें एक ही एमसीक्यू था। बराबर। अब पोजीशन एवरेज, तो मोड देखो, मोड में सबसे ज्यादा बार जो आता है वो मोड है। मोड यानी बहुलक के भाई, मोड यानी क्या, बहुलक बोलेंगे उसको, राइट। मोड इज अ वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अराउंड विच द अदर आइटम ऑफ द सेट क्लस्टर डेंसली, मतलब वो उसके आजू बाजू घूमती रहती है। यानी अगर कोई ऐसा पूछे कि कौन सी साइज का शर्ट सबसे ज्यादा बिकता है, तो ये मोड ढूंढ रहे हैं आप, इसमें मोड आता है। इसी तरह से स्कूटर के अंदर कौन सा कलर ज्यादा बिकता है, ये मोड हुआ। बराबर ना। सबसे ज्यादा बिकने वाली कलर की कार कौन सी, व्हाइट। हम लोग उसको अंधों का कलर बोलते हैं, जिसको कलर समझ में नहीं आते वो व्हाइट कलर की सब चीजें लेके चले आते हैं। जिसको कलर समझ में ना आए वो अंधे लोग, और वो व्हाइट चीजें खरीदे। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट क्या, सब पे चल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब मोड देखो, मोस्ट पॉपुलर के लिए यूज होता है। और याद रखो, अगर किसी कोई ऐसी भी चीज हो सकती है कि दो कलर सेम पॉपुलर हो, ऐसा भी हो सकता है। दो कलर ज्यादा पॉपुलर, ब्लैक भी और व्हाइट भी, दोनों पॉपुलर हो। बराबर, तो ये दोनों जो कलर है ना, वो दोनों कलर ज्यादा पॉपुलर, उसको बाई मॉडल डेटा बोलते हैं। यानी दो मोड है इसके अंदर, यानी बे बहुलक से। अब इसमें भी इसके मेरिट्स देखो डायरेक्ट, इसमें एक तो कैलकुलेट करना आसान, समझना आसान, और ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होते। मतलब ये तो सबसे ज्यादा वाली फिगर है ना, जो सबसे छोटा कितना है, सबसे बड़ा कितना है, वो तो देखना नहीं है ना, जो सबसे ज्यादा है वही देखना है आपको। और इसको ओपन इन क्लास के अंदर भी डिसाइड कर, ओपन इन क्लास मतलब बिलो और मोर, यानी थी વધુ અને थी ઓછા પ્રકારના आवृत्ति वितरण, उसके अंदर भी इसको अपने ढूंढ सकते हैं। और इसको हिस्टोग्राम से मैं आगे भी बता चुका, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप हिस्टोग्राम से डिफाइन करेंगे। और ये सबसे ज्यादा सुटेबल एवरेज है किसके लिए, साइज फाइंड आउट करने के लिए। मैं बोल चुका पहले भी, जैसे सोप कौन से सबसे ज्यादा बिकते हैं बताए, सोप वाले क्या करेंगे, 4 पे 1 फ्री निकल लगा देते हैं खाली 5 की कीमत में, क्योंकि हर कोई जानता है एक साबुन लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। बराबर नहीं, तो ये मल्टीपल में क्या करते हैं, 4 में 1 फ्री, तो उनको भी पोसाता है और कस्टमर भी इसको परचेस कर लेता है। और ये जो फ्री वाली चीजें होती है वो 125 से 150 ग्राम वाले साबुन होते हैं, 125 से 150 ग्राम वाले साबुन। फिर सिगरेट में 10 का पैकेट, 20 का पैकेट। इसी तरह से टूथपेस्ट के अंदर वो तीन तीन एक साथ में टूथपेस्ट दे देते हो, एक 150 ग्राम की, एक 100 ग्राम की और एक 50 ग्राम की। किस लिए देते हैं पता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना ये लोग कि एक कॉमन बाथरूम होता है, एक बाथरूम कैसा, कॉमन बाथरूम।
तो वो कॉमन बाथरूम के लिए सब लोग यूज करेंगे तो वहां पे बड़ी टूथपेस्ट चलेगी, लेकिन जो बेडरूम होगा उसके अंदर छोटी टूथपेस्ट रखते हैं सर। दिमाग चलाते हैं ये लोग, कोई मार्केटिंग की गिमिक नहीं है ये, पर सिंपल सी बात है ये, कन्वीनियंस है लोगों का। आप टूथब्रश भी देखो 4-4 के पैकेट में आते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि 4 की फैमिली है। फिर डीमेरिट, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे नहीं होता, इसमें खाली एक का जो ऑब्जर्वेशन अपने देखते हो, कौन सा वाला सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वही, बाकी सब तो अपने छोड़ देते हैं इसके अंदर। और इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। मोड कोई जगह यूज नहीं होता, खाली स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज, नहीं सॉरी, स्क्यूनेस में खाली यूज होता है, बाकी कोई जगह मोड यूज नहीं होता। स्क्यूनेस यानी विषमता फाइंड आउट करने के टाइम पे उसको यूज करते हैं, बाकी कोई जगह उसको यूज नहीं करते। फिर मीन और मीडियन की कंपैरिजन में इसमें सैंपलिंग का फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा आता है। अगर कोई चीज तुमने ज्यादा लिख दी या कोई चीज में तुमने कम लिख दिया और वही सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला हो, तो तुम फंस जाओगे इसके अंदर, ये गलत रिजल्ट आएगा इसका। अब नेक्स्ट आता है लास्ट वन, मीडियन। मीडियन जिसको अपने दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंटर वाली फिगर, मीडियन यानी बिल्कुल सेंटर में, लेकिन मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन એટલે મધ્યસ્થ કહેવાય, बराबर ने, मध्यस्थ यानी सेंट्रल वैल्यू। ये सारे जितने भी वैल्यूज है ना उसको पहले असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी चढ़ता क्रम में या तो उतरता क्रम में, उसके बाद में इसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला नहीं देखनी है अपने को, अपने सीधे मेरिट्स और डीमेरिट्स, लेकिन उसके ऊपर देखो कहाँ पे यूज होता है वो। दो बात समझो, पहले पहला लिखा है, ये भी था 550 एमसीक्यू में, ये पहला वाला था, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, अगर उसको किस में से लिया जाए, मीडियन में से। यानी उसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे वो चेक करो, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन सिग्मा एफ एक्स माइनस एम ई। यानी मीडियन में से जो तुम एब्सोल्यूट लिखा है इसका मतलब क्या, मॉड्यूलस, यानी मानांक में लिखो ना उसको मॉड्यूलस को बोलते हैं, और मॉड्यूलस जो है वो यानी माइनस की साइन को ओमिट कर दो, माइनस आएगा नहीं किसी में। तो अगर तुम एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हो ना तो वो हम एब्सोल्यूट वर्ड है, ध्यान देना, एब्सोल्यूट वर्ड है ना तो क्या लिखेंगे, मीडियन लिखेंगे, बराबर ना। और मीडियन किस में यूज होता है, क्वालिटी में, जिसमें इंटेलिजेंस, एवरेज ब्यूटी, एवरेज ऑनेस्टी, एवरेज ग्रुप ऑफ पीपल में से अगर ढूंढना हो कोई भी तो। और ये भी कैलकुलेट करना समझना आसान है, लेकिन इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यू चलेगी, नहीं होगी तो चलेगी, और साथ में ओपन एंड क्लास में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही खाली अकेला एवरेज है जिसको क्वालिटेटिव डेटा में अपने यूज कर सकते हैं। और इसको अपने कैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ओजाइव के अंदर ये आएगा, हिस्टोग्राम मोड के लिए, ओजाइव मीडियन के लिए, लेकिन मीन के लिए कुछ भी नहीं है, इट इज डीमेरिट में आएगा। आगे इसको कोई जगह पे यूज नहीं कर सकते, याद रखो। स्क्यूनेस में भी सबसे अच्छी फॉर्मूला मोड वाली, लेकिन मोड ना ढूंढ सको तो मीडियन यूज कर दो। एम का यूज कब करते हैं, जब मोड तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो तो ही। अब ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, क्योंकि ये खाली सेंटर वाला ऑब्जर्वेशन देखता है, और इसमें फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा परेशान करेगा। और यहाँ पे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में, अगर अरेंज नहीं करते तो तुम नहीं कर पाओगे, तो ये टीडीएस वर्क यानी थका देने वाला काम है। और मैं आगे भी बता चुका ये कहाँ पे, जहाँ कैरेक्टरिस्टिक यानी किसी की लाक्षणिकता अगर आपको समझनी हो, किसी की क्वालिटी अगर आपको समझनी हो, तो क्वालिटी हो और एक्सट्रीम वैल्यू हो इसके अंदर, और जहाँ पे फटाफट एवरेज निकालना हो तो फटाफट एवरेज यानी बीच वाला देख लो, काम खत्म। अब ये आपकी दुनिया में जो सबसे फेमस फॉर्मूला है वो आई, देख लो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहां सम डिस्ट्रीब्यूशन के भाई समान आवृत्ति वितरण के, उसके अंदर है एक्स बार मीडियन मोड सब सेम होता है, यानी मध्यस्थ અને બહુલક બધું સેમ, राइट। ये सेंटर वाला ग्राफ है, जो नीचे ग्राफ ड्रॉ करके दिया है वो सेंटर वाला ग्राफ है। दूसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तुम्हारा, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक એટલે विषम, जिसमें समान ना हो, तो उसमें अगर समझो नेगेटिवली स्क्यूड हो ने तो नीचे ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या, लेफ्ट साइड पे ने ज्यादा लंबा होगा ग्राफ, और राइट साइड पे सीधा नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिवली स्क्यूड देखता हूं तो उसमें राइट साइड पे ज्यादा होगा,
और लेफ्ट साइड पे सीधा नीचे आएगा, लेकिन दोनों तरफ सीधा होने बराबर होने तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। सिमेट्रिक यानी सम कहेवाय ने समानता कहेवाय, મને એ બરાબર યાદ નથી આવતું, समता, समता। अब दूसरे ने क्वार्टाइल्स है, डिसाइल है और परसेंटाइल। उसमें बहुत बेसिक याद करना है, याद रखो Q3 यानी 75 ऑब्जर्वेशन बिलो इट, ये था 550 MCQ में, ये भी क्वेश्चन था बराबर। कितना 75% ऑब्जर्वेशन तुम्हारे बिलो, उसके नीचे है Q3 का मतलब। Q1 का मतलब 25% ऑब्जर्वेशन तुम्हारे बिलो है, और Q2 यानी M का मतलब 50% ऑब्जर्वेशन बिलो भी है और 50% अबव भी है, यानी बिल्कुल सेंटर में। अब डिसाइल यानी 10 से गुना जाता है, और परसेंटाइल, परसेंटाइल कैसे, 100 से गुना जाता है उसको। अब देखो D2 D5 और P50 और मीडियन, सॉरी Q2 D5 P50 और मीडियन, ये 4000 से, और Q1 P25 और Q3 से P75, ये दोनों से बराबर। अब ये जो चार्ट है ना, वो खाली इतना भी पढ़ के जाओ ना, ये जो पूरा एक टेबल बनाया गया है, वो टेबल पूरा पढ़ के जाओ ना, तो भी तुम्हारा काम इसके अंदर हो जाए। चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन से शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 14 नंबर के पेज के ऊपर दिया गया है, देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा। ये डेफिनेशन पूछे आप, क्या लिखा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी याद रखो हमेशा ये स्क्वायर रूट जो भी आएगा ना, कभी भी माइनस, डेविएशन कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, कोई भी डेविएशन माइनस में पॉसिबल नहीं है, बराबर है। और यहाँ पे किस में से आपको लेना, एरिथमेटिक मीन यानी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, बराबर है। इसी के अंदर से आपको फाइंड आउट करना है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि आपको अगर n नंबर के स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास है नेक्स्ट पेज के ऊपर 5वां, देखो जो ऑलरेडी मैं फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूं पहले से। सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1/12 रूट में 5वां। ये एक क्वेश्चन उसमें था, अगर आपको ऐसा पूछे कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढिए, तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 1, 15 स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। अब 15 का स्क्वायर करो, 225 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर कुछ आएगा, देख लेना। और उसको रूट भी निकालने का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, बराबर। और ये चौथा भी याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। इसका मतलब अगर मैं सब में 5-5 प्लस करूं, सब में अगर मैं 5-5 प्लस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। लेकिन अगर सब में मैं 5-5 मल्टीप्लाई करूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी सारे ऑब्जर्वेशन दरेक अवलोकन में अगर 5 નો સરવાળો કરીએ કે 5 ની બાદબાકી કરીએ, તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન માં કોઈ ફરક પડે ના। પણ અગર આપણે મલ્ટીપ્લાય કે ડિવાઈડ કરે એટલે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરીએ, તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન માં ફરક પડે। યાદ રહે આ વસ્તુ, મીન માં બધાથી જ ફરક પડે, यानी मध्यक में बधाथी ज फरक पड़े, प्लस भी करવું પડે, माइनस भी करવું પડે, मल्टीप्लाई भी करવું પડे, डिवाइड भी करવું પડे। और इसके अंदर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, तो इसमें प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ेगा। यानी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10 और आपको बोला गया कि हर ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 प्लस किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, 10 જ आएगा। वो 10 + 2 नहीं करने का आपको, वो 10 का 10 જ रहेगा। लेकिन आपको ऐसा बोले कि हर ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 10 × 2 यानी 10 × 2 कितना करेंगे, 20, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस उसके अंदर नहीं करेंगे, समझी। ओके, अब आगे सारे नंबर अगर सेम होने तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, 0। ये भी याद रखना है, पहला जे कि अगर सब ऑब्जर्वेशन एक ज हो
तो क्या आएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0। और सिग्मा एक्स स्क्वायर ढूंढने की फॉर्मूला है ये एन वी एक्स प्लस एक्स बार स्क्वायर, और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ढूंढने की है दूसरी फॉर्मूला। पर अपने एक्स स्क्वायर ढूंढने की फॉर्मूला याद रखने की, बस दूसरा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन है, याद रखो। सबसे अच्छा मेजर ऑफ वेरिएशन कौन सा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन। इट इज ओनली द मेजर ऑफ वेरिएशन कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी इससे आगे कुछ दूसरा ढूंढा जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कहाँ कहाँ यूज करते हो तुम? स्क्यूनेस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हो। विषमता एक्स बार माइनस मोड पे नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिखी है फॉर्मूला आने अंदर, राइट। बट यहाँ पे इसमें सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, और ये डेफिनेट रिलेशनशिप बता रहा है। तो इसका जो कर्व है वो सिमेट्रिक आए तो सिमेट्रिक हो, तो सिमेट्रिक मतलब नो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस 0 हो जाए એટલે વિષમતા ના હોય ને, દરેક ત્રણે ત્રણ વસ્તુ સેમ હોય। સિમેટ્રિક કબ બોલते हैं? एक्स बार यानी मध्यक, मध्यस्थ અને बहुलक, ये तीनों दिन अगर एक हो ने तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब सीवी ढूंढना है, देखो तो सीवी ढूंढने की फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये सम भी है। रेशियो ऑफ एच डी टू इट्स मीन, इसको ऐसा बोला जाएगा। अब स्क्यूनेस आता है, देखो सिमेट्री ऑफ डेटा इज वेल स्टडी, जो डार्क लिखा है ना भाई, स्क्यूनेस से क्या पता चलेगा? सिमेट्री, सिमेट्री એટલે સમાંતર હોવું, એક સરખું હોવું, ઇક્વલ હોવું, એને સિમેટ્રી કહેવાય। सिमेट्री ऑफ डेटा इज वेल स्टडीड बाय द नॉलेज ऑफ द स्क्यूनेस, स्क्यूनेस से सिमेट्री पता चलेगी। सिमेट्री ऑफ डेटा इज वेल स्टडीड बाय द नॉलेज ऑफ स्क्यूनेस। लैक ऑफ, देखो ध्यान देना, स्क्यूनेस का मतलब लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब आड़ा तेरा डायग्राम ड्रॉ करो ना, वो सिमेट्री है, वो सिमेट्री ना होना है। देखो मैं आपको बताऊं कहाँ पे, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप डायग्राम देखो, नेक्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम देखो। वो डायग्राम में देखो पहला डायग्राम कौन सी साइड पे ज्यादा लंबा है? राइट साइड के ऊपर ज्यादा है ना, पहला डायग्राम राइट साइड के ऊपर ज्यादा लंबा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी धन विषमता कहवाए, राइट। दूसरे में देखो मीन मीडियन और मोड तीनों दिन एक, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ का जो स्लोप है यानी ढाड़ बनने तरफ में सरखो। बट तीसरे में अगर आप देखोगे तो मीन, मीन मीडियन और मोड में मोड सबसे ज्यादा होने तो नेगेटिवली स्क्यूड, मोड सबसे ज्यादा हो तो नेगेटिवली स्क्यूड, और मोड सबसे कम हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड, बराबर ना। अब देखो दो तरह के मेजर्स है, एक तो तुम्हारे एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे तुम्हारे रिलेटिव। एब्सोल्यूट में खाली क्या लिखेंगे? मीन माइनस मोड, और दूसरा 3 मीन माइनस मीडियन, और तीसरे में Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन। पर एब्सोल्यूट मेजर प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट आता है, यूनिट मतलब किलोग्राम, ग्राम्स, लीटर, मिलीलीटर, ऐसा कोई यूनिट आएगा उसके। यूनिट अपने चाहिए नहीं तो अपने क्या करेंगे? रिलेटिव मेजर करेंगे। तो रिलेटिव मेजर में देखो स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर। या दूसरी फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे आपको दी है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये याद रखना है, जो याद रखना है एमसीक्यू के लिए ये, अगर स्क्यूनेस 0 से ज्यादा हो यानी प्लस में आंसर आए तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। माइनस में आंसर आए तो नेगेटिवली स्क्यूड, और इज इक्वल टू 0 आए तो उसको सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक वाला आपको पूछे। अब थियोरेटिकली दिस वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस वेराइज बिटवीन +3 और -3, लेकिन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो स्क्यूनेस प्लस और -1, अपने प्लस और -1 देखने का, वो 3 वाला अपना सिलेबस में 11 12 में नहीं था, इसलिए उसको अपने नहीं देखेंगे, ये तो अभी वाले सिलेबस में। अब स्क्यूनेस कहाँ काम लगता है याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कौन सी जगह पे ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको कि अगर कोई ऐसा समझे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब ये हुआ कि आप मीडियन की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हो, सॉरी मीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हो, राइट। लेकिन अगर मैं नेगेटिवली स्क्यूड बोलूं तो इसका मतलब आप मोड की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हो।
जो ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, मोड की तरफ है, मोड सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर। यानी लोग कॉमन किसको मानेंगे, जो सब खरीदेंगे मैं भी खरीदूंगा, ये नेगेटिवली स्क्यूड हुआ। लेकिन सब जो खरीदेंगे वो नहीं देखूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है वो नहीं, लेकिन मैं ये चेक करूंगा कौन से प्राइस पॉइंट, कोई अगर 50, कल मैंने आपको अभी बताया कि कल जो मैंने आपकी टेस्ट ली थी, वो टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स मुझे ऑनलाइन दिख रहे थे कि मीडियन इतने, मीडियन तो सेंटर वाले मार्क्स हुए, लेकिन मीन मार्क्स मुझे कितने दिख रहे हैं, 32, 32। तो 32 ये मीन की तरफ कॉन्सेंट्रेशन मेरा ज्यादा हुआ, बराबर नहीं। तो मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं सबका एवरेज निकाल के चेक कर रहा हूँ, सबका एवरेज निकाल के चेक कर रहा हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं वो देखूंगा, बराबर नहीं। एक लोग नहीं, कुछ लोग नहीं, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं वो देखूंगा। और ये भी पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा नॉर्मल है कि नहीं। याद रखो, नॉर्मल कब होगा डिस्ट्रीब्यूशन, जब मीन, मीडियन और मोड तीनों दिन सेम हो, यानी मध्यक, मध्यस्थ અને બહુલક ત્રણે ત્રણ સેમ હોય તેને नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन કહેવાય, बराबर। अब यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म, लेकिन उसके बाद में ना आपको ये देखो, ये बताया गया है, ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस लिखे हैं ना, वो आपको काम लगेंगे। अगर आपको एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट ढूंढनी है तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट ढूंढनी है तो आपको मोड चाहिए, इंटेलिजेंस देखना है यानी क्वालिटी देखनी है तो मीडियन चाहिए, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन पर शिफ्ट, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ एक शिफ्ट के अंदर, तो ये आएगा एरिथमेटिक मीन। लेकिन आपको ग्रोथ पॉपुलेशन का देखना है तो ज्योमेट्रिक मीन, स्पीड देखनी है, कहीं पे भी स्पीड बढ़ा है ना तो उसमें हार्मोनिक मीन होता है। और डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करना हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर तो इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। और डिस्टेंस कवर्ड वापिस आया, देखो डिस्टेंस यानी स्पीड या तो डिस्टेंस, ये दोनों हार्मोनिक मीन के अंदर आएगा। और क्वांटिटीज हैविंग यूनिट्स आर इन रेशियो, जब भी रेशियो आए तो भी हार्मोनिक मीन आएगा उसके अंदर। ये 8 याद रखो तो तुम्हारे 2-3 एमसीक्यू इसके अंदर क्लियर।